क्या मोनार्क टाइटन एक्स को रोक पाएगा और आखिर क्यों गॉडजिला और कॉन्ग टाइटन एक्स के पीछे पड़ा है? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 के लास्ट 5 एपिसोड्स को। और इस पार्ट में हम टाइटन्स के बीच जबरदस्त लड़ाई भी देखेंगे, तो काफी मजा आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। 2 हफ्ते पहले स्कल आइलैंड में कॉन्ग इधर उधर घूम रहा था। तभी केंटारो छुपकर कॉन्ग का स्केच बना रहा था, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है। केंटारो बाहर आता है और कॉन्ग को देखकर मुस्कुराता है, मगर कॉन्ग काफी गुस्से में था। ये देखकर केंटारो डर जाता और वहां से भागने लगता है। वो फेंस को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां हिरोशी उसे देखकर पूछता है, इतनी रात को कहाँ गए थे? केंटारो बोलता है, बस ऐसे ही टहलने गया था। फिर हिरोशी उसके बैग की तरफ देखता है, बोलता है, बैग में क्या है, दिखाओ। स्केच बुक में कॉन्ग का बनाया हुआ एक स्केच था। हिरोशी उस स्केच का एक पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेता है। फिर वो अपने बेटे को बियर पीने के लिए देता है। हिरोशी बोलता है, अब कल ही पता चलेगा कि हमने इतने सालों से जो मेहनत की है वो काम आएगा या नहीं, हम केट को वापस ला पाएंगे या नहीं। केंटारो उदास होकर बोलता है, 2 साल हो चुके हैं, क्या आपको सच में लगता है कि केट अभी भी जिंदा होगी? तभी हिरोशी सोचते हुए बोलता है, क्या पता एक्सिस मंडी में एक दिन यहाँ के 1 साल के बराबर हो। फिर वो बताता है कि जब वो अलास्का वाले पोर्टल के अंदर गया था, वो वहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए गया था, लेकिन जब वो अफ्रीका वाले पोर्टल से बाहर निकला तो 1 साल बीत चुके थे। ये सुनकर केंटारो हैरान रह जाता है और पूछता है, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हिरोशी धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हिरोशी के फ्यूनरल में पूरा परिवार बहुत दुखी था। कीको भारी मन से अपने बेटे की अस्थियों को मेमोरियल में रख देती है। उसी समय ली के पास एक आदमी आता है और पूछता है, क्या ये हिरोशी का फ्यूनरल है? ली उसे पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुजुकी था। सुजुकी भी ली को देखकर चौंक जाता है। इतने साल के बाद भी ली को जिंदा देखकर वो काफी हैरान था। उधर केट केंटारो से मिलने आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बोलती है, मैं अपने डैड को ठीक से जान भी नहीं पाई और ना ही आखिरी वक्त में उन्हें गुड बाय बोल पाई। केंटारो गुस्से में बोलता है, तुम उस टाइटन के सामने क्या कर रही थी? केट रोते हुए बोलती है, मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, डैड चाहते थे कि जो भी हो रहा है हम सब मिलकर उसका पता लगाएं। केंटारो गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो गई हो, डैड अब जा चुके हैं। तभी कीको वहां बात करने आती है, लेकिन केंटारो उन पर भी चिल्लाता है। वो बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है, क्या होगा अगर गॉडजिला फिर से वापस आ गया? केट ने सारा रायता फैला दिया। कीको उन्हें साफ करते हुए समझाती है कि इस तरह गुस्सा होने से तुम्हारे डैड वापस नहीं आएंगे। फिर एमी को अपने बेटे केंटारो को संभाल कर वहां से ले जाती है। उधर कीको केट को संभालने लगती है। केट अपने पिता के जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी ली कीको को सुजुकी से मिलवाता है। कीको उन्हें गले लगाती है, मगर सुजुकी तो कीको को जवान देखकर पूरी तरह हैरान था। वो सोच रहा था कि इतने साल बाद भी कीको इतनी जवान कैसे है, उसे तो अब बूढ़ा हो जाना चाहिए था। सुजुकी दुखी होकर बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है कि हम ऐसे मौके पर मिल रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो केट से मिलता और बोलता है, हिरोशी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। कीको हैरानी से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे? सुजुकी बोलता है, सिर्फ बात ही नहीं, वो तो मुझसे मिलने भी आता था। इसके बाद सुजुकी सबको अपने आइलैंड आने का न्योता देता है। ली तुरंत बोलता है, हम जरूर आएंगे। फिर सुजुकी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली हिरोशी के मेमोरियल के पास अपनी पॉकेट नाइफ रखता है और वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। फ्लैशबैक में 1958 के वर्जीनिया वाले मोनार्क के हेडक्वार्टर में कीको और बिल पहुंचते हैं। उन्हें वहां एलिस मिलती है, जो बिल की सेक्रेटरी थी। इसके बाद एलिस कीको को उसके शानदार ऑफिस दिखाती है। बिल ये सब देखकर काफी खुश था, क्योंकि उनका सपना आखिरकार पूरा हो रहा था। ये सब सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया था क्योंकि उस दिन कीको ने टाइटन एक्स की फोटो ले ली थी। वही सबसे बड़ा सबूत बना था। इसी वजह से जनरल ने मेहरबानी दिखाकर मोनार्क के इतने सारे आउटपोस्ट बनवाने शुरू कर दिए। कीको वहां हिरोशी की बनाई हुई गॉडजिला की ड्राइंग लगा देती है। तभी ली उन दोनों से मिलने आता है, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो और कीको एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं। ली टोस्ट करते हुए बोलता है, जब मैं तुम दोनों से पहली बार मिला था तब मुझे लगा था कि हम तीनों मारे जाएंगे, लेकिन अब साफ हो चुका है कि तुम दोनों सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी सुरक्षित रख सकते हो। ली थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सबको बताता है कि जनरल उसकी रिक्वेस्ट पर उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसके लिए बेहतर है। ये सुनकर कीको और बिल सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो तीनों हमेशा एक टीम की तरह साथ रहेंगे, लेकिन अब ज्यादा कुछ बोलने या बदलने के लिए बचा नहीं था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। मे केंटारो से मिलने पहुंचती है। वो माफी मांगते हुए बोलती है कि वो फ्यूनरल में नहीं आ पाई। फिर उदास होकर बोलती है, मैं तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही। केंटारो पूछता है, क्या तुमने केट से बात की? मैं बोलती है, नहीं, मैं सबसे पहले तुमसे
मिलने आई। इसके बाद केंटारो मे के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। फ्लैशबैक में ली, जिसे प्रमोशन मिल चुका था, रिपोर्ट करने के लिए मैरीलैंड पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक कर्नल से होती है जो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। उसके पिता ड्रिंक लेकर आते हैं, लेकिन ली बोलता है कल मेरा पहला दिन है, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। मगर उसके पिता के कहने पर वो एक ड्रिंक पीने के लिए मान जाता है। फिर उसके पिता पूछते हैं आखिर तुमने मोनार्क क्यों छोड़ा? ली जवाब देता है ये पर्सनल है। उसके पिता समझ जाते हैं कि उसके बेटे का दिल टूटा है। ली साफ साफ कह देता है वो बस मेरे साथ काम करती थी, लेकिन वो दुनिया के सबसे शानदार इंसानों में से एक है। इतना बोलकर वो चुपचाप ड्रिंक पीने लगता है। इधर प्रेजेंट में कीको, ली, केट और डॉक्टर सुजुकी साथ में डिनर कर रहे थे। सुजुकी सोच रहा था कि आखिर प्रोजेक्ट आवर ग्लास पूरी तरह फेल क्यों हो गया, लेकिन जब वो यहाँ कीको और ली से मिला तब उसे टाइम डायलेशन के बारे में समझ आया। ये वही चीज थी जिसे उन्होंने अपने इक्वेशन में डाला ही नहीं था। सुजुकी बताता है मिशन फेल होने के बाद मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद हो गई, मेरे सारे आविष्कार मुझसे छीन लिए गए। लेकिन फिर एक दिन हिरोशी मुझसे मिलने आया। वो मेरे सिमुलेटर के बारे में जानना चाहता था। उसी ने सब कुछ जीरो से शुरू करके नया सिमुलेटर बनाया। फ्लैशबैक में अगले दिन ली देर से उठता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने पहले दिन ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसके पिता कर्नल मिल जाते हैं। फिर वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने ले जाते हैं। इधर प्रेजेंट में केंटारो और मैं साथ में समय बिता रहे थे। दोनों सोता के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि सोता ने 1 साल पहले ही इस जगह को बेच दिया था। ये सुनकर दोनों का मूड खराब हो जाता है। मैं वहां से चलने के लिए बोलती है, लेकिन केंटारो वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगता है। लेकिन अब वहां के ड्रिंक में वो मजा नहीं था। उधर ली सुजुकी से बात करते हुए बोलता है कि वो बस उस मॉन्स्टर को मारना चाहता है जिसने हिरोशी को मारा था। सुजुकी पूछता है तुम एक मॉन्स्टर को मारोगे कैसे? ली जवाब देता है मैं बस उसे गॉडजिला से लड़वाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम गॉडजिला का ध्यान खींच सकते हो। तब सुजुकी उसे अपना नया आविष्कार दिखाता है। ली पूछता है ये काम कैसे करता है? सुजुकी जवाब देता है इतने दिनों से ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे टाइम डायलेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हमारी दुनिया और एक्सेस मंडी के समय के फर्क को समझने के बाद मैं इस डिवाइस को सही से चला सकता हूँ। उधर में केंटारो को याद दिलाती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखता आया है। जब वो नई नई जापान आई थी तब उसे फ्लू हो गया था। उस समय केंटारो ने ही उसका ख्याल रखा था। मैं उसे समझाती है कि तुम अभी भी वही अच्छे और प्यारे इंसान बन सकते हो, लेकिन जैसे ही केंटारो मे को किस करने की कोशिश करता है, मैं उसे रोक देती है और वहां से चली जाती है। इतने में केंटारो से मिलने एक और लड़की आती है। वो बताती है कि उसने अभी अभी देखा क्या हुआ। दोनों साथ में बैठकर एक ही ड्रिंक पी रहे होते हैं और टीवी पर टाइटन्स की खबरें चल रही थी। दूसरी तरफ के कीको के साथ नदी किनारे बैठी होती है। कीको तारों को देखकर अपने बेटे को याद करने लगती है। वो खुद को संभालने के लिए हमेशा यही सोचते रहती है कि उन तारों में से एक उसका बेटा होगा। तभी पानी में वेव्स बनने लगते हैं। कीको बोलती है ऐसा तभी होता है जब टाइटन एक्स आने वाला हो, लेकिन अभी तो वो आसपास है भी नहीं। केट बोलती है ये मेरे साथ काफी समय से हो रहा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह है क्या। मुझे लगा मैं पागल हो रही हूँ। कीको उसे पूछती है मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तब कीको को समझ आ जाता है कि केट कोई सिग्नल रिसीव कर रही थी। दोनों देखती हैं कि ली और सुजुकी के बनाए हुए डिवाइस को लेकर माउंट ओसोरे की तरफ जा रहे थे, जहाँ एक पोर्टल खुला हुआ है। वहीं इस डिवाइस को वो लोग टेस्ट करने वाले थे। कीको घबराकर बोलती है क्या होगा अगर कोई दूसरा टाइटन बाहर आ गया तो? ली जवाब देता है गॉडजिला कोई मामूली टाइटन नहीं है। तब कीको समझ जाती है कि ली गॉडजिला और टाइटन एक्स को आपस में लड़वाना चाहता है। ली बोलता है तुमने सही समझा, लेकिन इस डिवाइस की मदद से हम समय और जगह तय कर सकेंगे। कीको गुस्से में बोलती है तुम बिल्कुल जनरल की तरह बात कर रहे हो, तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। ली ठंडे तरीके से बोलता है ये तो अच्छी बात है। सुजुकी भी बोलता है हमें रिस्क लेना पड़ेगा। कीको उन्हें समझाती है ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, ये बहुत पुराने और बेहद बुद्धिमान टाइटन्स हैं। ली जवाब देता है हम भी इंसान हैं, हम भी फूड चेन में सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। सवाल सिर्फ सर्वाइवल का है, आखिर जीत किसकी होगी, उनकी या हमारी? इतना कहकर ली सुजुकी के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम इजाबेल था केंटारो का फोन ले लेती है और उसमें अपना नंबर सेव कर देती है। फिर मुस्कुराकर बोलती है मुझे लगा तुम पहले पूछोगे, लेकिन मैंने ही पहला कदम उठा लिया। दोनों टीवी पर गॉडजिला के हमले वाली खबर देख रहे थे। केंटारो इजाबेल से पूछता है क्या ऐसी खबरें तुम्हें परेशान नहीं करती? इजाबेल जवाब देती है अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी केंटारो को इजाबेल पर शक होने लगता है। तब इजाबेल सच बताती है
कि वो वाल्टर सिमंस की बेटी है, यानी वही आदमी जो एपेक्स साइबरनेटिक्स का मालिक है। ये सुनकर केंटारो चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझ पर जासूसी करने आई हो? इजाबेल बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं एपेक्स और अपने डैड जैसी नहीं हूँ। लेकिन केंटारो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में ली अपने पिता कर्नल को टाइटन्स के बारे में बता रहा था। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने ली को वियतनाम ट्रांसफर करवा दिया है, जहाँ वो मिलिट्री एडवाइजर का काम करेगा। ये सुनकर ली काफी नाराज होता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर तुम जनरल के साथ काम करते तुम्हें ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन वो इज्जत नहीं मिलती। मैं नहीं चाहता जो मैंने यहाँ देखा तुम्हें भी उसी से गुजरना पड़े। ली अपने पिता की बातों को बेकार बताता है और कहता है, मैंने ऐसी चीजें देखी है जिनके सामने आर्मी भी टिक नहीं पाएगी। फिर वो समझाता है, मैं काम करना चाहता हूँ ताकि समझ सकूं कि उन टाइटन्स के साथ कैसे रहा जा सकता है। लेकिन उसके पिता बोलते हैं, मॉन्स्टर्स का काम सिर्फ तबाही मचाना है, वो इसीलिए यहाँ आए हैं, हमें बस सरवाइव करना है, क्योंकि आखिर में सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, जीतता कौन है। अजीब बात ये थी कि आज वही बातें खुद ली बोल रहा था। उधर ली और सुजुकी माउंट ओसोरे जा रहे थे ताकि डिवाइस की टेस्टिंग कर सकें। उधर केंटारो अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक टाइटन अलर्ट बजने लगता है और पूरे शहर में सायरन गूंज उठते हैं। असल में टाइटन एक्स टोक्यो पहुंच चुका था। सभी लोग जल्दी जल्दी शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। तभी केंटारो को एमिको मिल जाती है। उसी समय गॉडजिला की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वो सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में मे भी उन्हें मिल जाती और फिर सभी लोग शेल्टर की तरफ भागते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब तो आर्मी के लोग भी गॉडजिला पर हमला करने लगते हैं। तभी केंटारो के सामने केट आती है और वो बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है, गॉडजिला हम पर हमला करने नहीं आया। असल में गॉडजिला टाइटन एक्स से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था कि विशाल पूंछ की वजह से पीछे की कई बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं। तभी अचानक केंटारो की नींद खुल जाती है। वो घबराकर बाहर भागता और देखता है उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है। शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे इतना भयानक सपना आया था। फ्लैशबैक में ली को रहने के लिए एक घर दिया जाता है, लेकिन उस घर में बिजली तक नहीं थी। ऊपर से उसे मिलिट्री एडवाइजर का काम भी करना था। इस बात से वो काफी गुस्से में था, इसीलिए वो घर की चीजें तोड़ने लगता है। प्रेजेंट में केंटारो अपने डैड की कब्र पर जाता है। उसके बाद वो इजाबेल को एक वॉइसमेल भेजता और बोलता है, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। उधर की को केट के साथ काम कर रही थी। उसने केट को अपनी मशीन से कनेक्ट कर दिया ताकि समझ सके कि आखिर टाइटन एक्स और केट का कनेक्शन है क्या और इस सिग्नल का क्या मतलब है। कीको बताती है, हमारा ये डिवाइस पानी की वेव्स को बिजली में बदल देगा, फिर उसकी रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये सिग्नल है क्या। केट पानी में पैर डालती है जिससे रिपल्स बनने लगते हैं। कीको बोलती है, सिग्नल बहुत कमजोर है, शायद तुम्हें पानी में उतरना होगा। लेकिन केट डर जाती है क्योंकि उसे गॉडजिला के हमले वाला दिन याद आने लगता है। मगर कीको उसे भरोसा दिलाती है, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है और मैं यही हूँ। इसके बाद केट पानी में कूद जाती है। जैसी वो अंदर जाती है, कीको को बहुत तेज रीडिंग्स मिलने लगती है। वो तुरंत उन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइटन एक्स उनसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन बीच बीच में गॉडजिला की आवाज सुनकर केट डर जाती और बाहर आ जाती है। फिर कीको रिकॉर्ड की आवाज सिग्नल चलाती है और केट को सुनाती है। केट धीरे से बोलती है, टाइटन एक्स डरा हुआ है। उधर सुबह होते होते ली और सुजुकी माउंट ओसोरे पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था। सुजुकी अपने डिवाइस ऑन करता है, लेकिन वो बताता है कि इससे क्वांटम डिस्टॉर्शन हो सकता है। इसीलिए वो ली को एक अलग डिवाइस देता है ताकि वो रीडिंग्स इकट्ठा कर सके। ली पूछता है, क्या इसमें कोई खतरा है? सुजुकी जवाब देता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। फ्लैशबैक में ली कीको से मिलने उसके ऑफिस आता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ली बताता है कि वो फिर से उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार है। वो वादा करता है कि उसकी फीलिंग्स दोबारा कभी सामने नहीं आएगी। कीको खुशी खुशी मान जाती है और बोलती है, वैसे भी तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता था। फिर वो पूछती है, लेकिन तुम्हारा फैसला बदला कैसे? ली जवाब देता है, क्योंकि तुम दोनों के बिना मैं अपना भविष्य कहीं और देख नहीं पा रहा था। इसके बाद कीको उसे बताती है कि कजाकिस्तान के एक सोवियत पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। कई किलोमीटर तक जगह खाली करवा दी गई है और उसे पूरा यकीन है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ ली डिवाइस लेकर पोर्टल के सामने खड़ा रहता है और सुजुकी मशीन ऑन करता है। मशीन चालू होते ही पोर्टल खुल जाता है। जो चीज वो देखना चाहते थे उसकी रीडिंग्स मिलने लगती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइटन है या नहीं। सुजुकी बोलता है, ये गॉडजिला नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ। तभी पोर्टल ली को अपनी तरफ खींचने लगती है। सुजुकी मशीन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन शुक्र है कि पोर्टल आखिरकार स्टेबल हो जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान काम कर रहा था। तभी अचानक ली के रेडियो में आवाज आने लगती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद ली की थी। वो कह रहा होता है कि मेरा पूरा क्रू मर चुका है और मुझे तुरंत एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। ये सुनकर ली हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे है।
अब कहानी जाती है 1962 में। ऑपरेशन आवर ग्लास के बाद ली एक्सिस मंडी में फंस गया था। 6 दिन बीत चुके थे। ली ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि आज उसने अपने एक साथी को दफन किया। अब 15 दिन गुजर जाते हैं। ली किसी तरह खुद को जिंदा रखे हुए था। रिकॉर्डिंग के जरिए वो बताता है कि अब तो खाना पानी भी खत्म हो चुका है। ली जंगल में भटक रहा होता है, लेकिन तभी उसे लगता है जैसे वो खुद को गड्ढे में दफन देख रहा हो, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम था। जब ली आराम कर रहा था तभी उसका रेडियो बजने लगता है। उसमें से किसी की आवाज आती है। असल में ये सुजुकी और ली की ही आवाज थी जब वो दोनों माउंट ओसोरे गए हुए थे। इधर फंसा हुआ ली तुरंत रेडियो उठाता है और पूछता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। फिर वो बताता है कि उसकी पूरी क्रू मर चुकी है, खाना पानी खत्म हो गया है और उसे यहाँ से निकलना ही होगा। असल में ली अपनी ही पुरानी आवाज रेडियो पर सुन रहा था। ये सब देखकर ली हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुजुकी उसे बताता है शायद ये रेडियो ऑपरेशन आवर ग्लास वाले दिन की फ्रिक्वेंसी पकड़ रहा है जब सबको लगा था कि लीक हो गया है। ली बोलता है लेकिन वो तो 1962 था। सुजुकी बोलता है उससे बात करो। अब ली रेडियो के जरिए खुद से बात करता है। ली पूछता है क्या मैं बिल से बात कर सकता हूँ। फिर वो खुद को बताता है कि हम सब तुम्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम वहां से जरूर बाहर निकलोगे। 1962 वाला ली पूछता है तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो। ली जवाब देता है क्योंकि ऐसा होकर रहेगा। उधर की को केट को दिखाती है कि 2 रिपल्स का मतलब है टाइटन कोई सिग्नल भेज रहा है, शायद वो भटक गया है इसलिए डरा हुआ है। केट बोलती है शायद ये वेव्स मैं बना रही हूँ क्योंकि असल में तो मैं खुद भटक चुकी हूँ। की को उसकी फीलिंग समझ जाती है और बोलती है तुमने पहले सही कहा था, टाइटन्स भटक चुका है, लेकिन उसे ढूंढकर वापस एक्सिस मंडी भेजने वाली सिर्फ तुम हो। तभी कीको को याद आता है कि बिल ने जापान में एक जगह ढूंढी थी जिसे लोग शापित मानते थे। लोगों का कहना था कि वहाँ एक औरत थी जो योकाई के वश में आ गई थी। योकाई एक तरह का डीमन था जो अपने शिकार को अंधेरे में ढकेल देता था। कीको गाँव की तस्वीरें भी दिखाती है और बताती है कि वहां रहने वाली औरतें शायद बता सकती है कि इस आवाज का मतलब क्या है और टाइटन आखिर कहना क्या चाहती है। इधर मे केंटारो से मिलने आती है। केंटारो उससे पिछली रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। मे बोलती है कोई बात नहीं और पूछती है क्या वो कहीं जा रहा है। केंटारो बताता है उसे यहाँ से निकलना है। असल में वो थाईलैंड जा रहा था क्योंकि उसे वहां से इन्विटेशन मिला था। मे उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। इस पर केंटारो गुस्से में बोलता है कि वो बस किसी से मिला है और वो उसी के साथ थाईलैंड जाना चाहता है। वो लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुका है। ये उसकी जिंदगी है और उसे बस थोड़ा सा समय चाहिए। ये सुनकर मैं वहां से बाहर निकलती है, लेकिन तभी 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर ली का कनेक्शन कट गया था, लेकिन आखिर में उसका संपर्क फिर से 1962 से जुड़ जाता है। अब पास्ट और प्रेजेंट वाले ली एक दूसरे से बात करते हैं। ली पूछता है क्या तुम्हें वहाँ गॉडजिला दिखा। ली बोलता है नहीं। फिर वो पूछता है लेकिन इसका जवाब देने से मैं घर कैसे लौटूंगा। तब ली सुजुकी से कहता है ये बात सच है कि उस समय गॉडजिला एक्सिस मंडी में नहीं था और अभी टाइटन एक्स कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि 1962 में टाइटन एक्स कहाँ था। इसके बाद वो दूसरे ली से बोलता है अपने कैप्सूल में जाकर बैठ जाओ। इसके बाद कहानी थाईलैंड के फुकेट शहर में जाती है। केंटारो एक घर के पास पहुंचता है जो असल में इजाबेल का घर था। वहाँ वो बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रही थी। बाद में इजाबेल बताती है कि उसके पापा ने यहाँ के जंगल को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में वो इससे बोर हो गए और यहाँ से चले गए। अपने 21वें जन्मदिन पर उन्होंने ये घर मुझे गिफ्ट किया। वो बताती है कि ज्यादातर समय वो यहीं रहती है और उसके पापा के पास उसके लिए कभी समय नहीं होता। वो साफ साफ कह देती है कि उसके पापा या उनकी कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में फंसा ली बूढ़े सुजुकी की आवाज सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन खुश भी था। इसके बाद सुजुकी जैसे जैसे बोलता है ली वैसे वैसे कनेक्शन बनाने लगता है। साउथ पैसिफिक ओशन में मोनार्क के आउटपोस्ट पर मे को टीम के पास लाया जाता है। मे टीम पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुमने अपने 2 गुंडे भेजे, मुझे लगा हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों ने साथ में नूडल्स खाए थे। टीम चिल्लाता है हम दोनों ने प्लान बनाया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम जाकर ब्रेंडा का साथ देने लगी। फिर वो गुस्से में बोलता है उनके पास टाइटन एक्स का एक हिस्सा पड़ा हुआ है जिसमें मे का डिवाइस घुसा है। अब टाइटन एक्स खुला घूम रहा है और उसने हिरोशी को मार दिया। वो नहीं चाहता कि टाइटन और किसी को मारे। मे पूछती है तो क्या ये सब मैंने किया है। टिम बोलता है बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम यहाँ हो। वो आगे बताता है कि टाइटन एक्स अपने माइग्रेटरी रूट से भटक चुका है और पता नहीं अब वो कहाँ तबाही मचाएगा। टिम बोलता है कि एपेक्स अब उनकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि कोड मैंने बनाया था, इसलिए अब उसे ही मदद करनी होगी कि आखिर उसके कोड ने टाइटन एक्स के साथ क्या किया, तभी वो टाइटन को रोक पाएंगे। उधर इजाबेल अपने बारे में बताती है कि वो असल में अडॉप्टेड है। उसके अडॉप्शन के ठीक 1 साल के बाद उसकी बहन माया पैदा हुई और तभी से परिवार में इजाबेल की इम्पोर्टेंस कम हो गई। फिर वो केंटारो से पूछती है क्या केट के 2 साल बाद वापस लौटने पर उसकी इम्पोर्टेंस भी खत्म हो गई थी। इजाबेल बोलती है कि केंटारो जितनी नफरत मोनार्क से करता है उतनी ही नफरत
नफरत वो एपेक्स से करती है। वो भी एक नई दुनिया बनाना चाहती है, लेकिन अकेले वो ये नहीं कर सकती। फिर वो केंटारो से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ ली बड़ी मुश्किल से अपनी पहचान छुपाकर दूसरे ली से बात कर रहा था। टाइटन की दुनिया में फंसा ली दूसरे ली से बोलता है कि वो अपने बारे में बताए, अपनी फैमिली के बारे में। ली बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन बाद में वो एक भाई बहन से मिला और वही उसकी फैमिली बन गई। जवान ली भी यही बोलता है कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी है, लेकिन उसने उस बच्चे से वादा किया था कि वो जरूर वापस लौटेगा। बूढ़ा ली बोलता है कि ऐसा जरूर होगा। तभी ली चमकती हुई बिजली के बीच फंस जाता है। किसी तरह भागने के बाद उसे सामने एक कैंप दिखाई देता है। बूढ़ा ली उसे समझाता है कि वो वापस अपने मिशन पर जाए और ज्यादा इधर उधर ना भटके, लेकिन ली आगे बढ़ता है और वहाँ पड़ा रेडिएशन मापने वाला डिवाइस उठा लेता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कीको का है। दूसरी तरफ कीको और केट उस गांव तक पहुंच जाती हैं। केट कीको से पूछती है क्या आप सच में ली से प्यार करती थी। कीको बोलती है ऐसा कुछ नहीं था। तभी कीको देखती है कि सामने वार्निंग साइन लगा था जिस पर लिखा था कि अंदर जाना मना है, लेकिन फिर भी दोनों लकड़ी तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें कब्रिस्तान मिलता है। वहाँ पत्थरों पर टाइटन जैसा निशान बना था। एक्सेस मंडी में ली कीको को बुलाने लगता है, लेकिन बूढ़ा ली उसे रोकते हुए बोलता है शांत हो जाओ, तुम जो सोच रहे हो मामला इतना आसान नहीं है। ली पूछता है तुम आखिर हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता, ऐसा क्या है जो मुझे तुम नहीं बता रहे, तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं हो। बूढ़ा ली मान लेता है कि वो मिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कीको को बचाना ज्यादा जरूरी है। ली पूछता है तुम आखिर मेरी तरह क्यों बात कर रहे हो। तभी उसे समझ आता है कि वो असल में अपने ही फ्यूचर वाले रूप से बात कर रहा था। ये जानकर वो घबरा जाता है। वो कहता है अगर तुम सब जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कीको मेरा मिशन थी। बूढ़ा ली बोलता है और तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे सब कुछ पता है। ली को याद आता है कि कीको ने कहा था कि दूसरी जिंदगी में शायद वो दोनों एक हो सकते हैं, इसीलिए ली ठान लेता है कि वो हर हाल में कीको को ढूंढ कर रहेगा। मगर बूढ़ा ली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। सुजुकी उसे सावधान करता है कि अगर वो कीको को ढूंढ लेगा तो फ्यूचर बदल जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। ली कीको को देख लेता है और बोलता है एक वजह बताओ कि मैं उसके पास क्यों ना जाऊं। बूढ़ा ली उसे बोलता है अगर तुम अभी उसके पास नहीं जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आगे चलकर तुम कीको को जरूर बचाओगे। फिर वो बताता है कि जिन बच्चों की वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हिरोशी के बच्चे थे, लेकिन अगर कीको बाहर आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। वो समझाता है कि अगर कीको को बचाना है तो अभी कुछ मत करो। ली उसकी बात मान लेता है और वहाँ से वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ उस गांव में केट एक कुएं के पास आती है और बोलती है कि टाइटन पानी के जरिए कांटेक्ट करता है। इसके बाद वो कुएं के अंदर जाने की तैयारी करती है। कीको उसे मना करती है। वो कहती है ये बहुत रिस्की है। कीको बताती है कि उसने भी कभी ऐसा फैसला लिया था और उस गलती का एहसास उसे हर पल होता है। केट बोलती है लेकिन वो गलती नहीं थी, वैसे भी आप और क्या करती, आपको जवाब ढूंढना था जैसे मुझे ढूंढना है। इधर टीम और मे साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी मे टीम को थैंक यू बोलती है कि उसने उस पर दोबारा भरोसा किया। टीम बोलता है कि इसके लिए ब्रेंडा को धन्यवाद बोलो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें ब्रेंडा ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मे सोच में पड़ जाती है आखिर ब्रेंडा ने ऐसा क्यों किया। थाईलैंड में केंटारो वापस एयरपोर्ट जा रहा था। इजाबेल चाहती है कि वो थोड़ा और रुके। वो उसे समझाती है कि दोनों की फैमिली सिचुएशन एक जैसी है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उन्हें बस नए आइडियाज की जरूरत है। केंटारो को लगता है कि इजाबेल के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए ये सब बातें कर रही है, लेकिन इजाबेल बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मेरे डैड के पास हैं। वो कहती है कि जी डे के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मोनार्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लोग खुद को सेफ महसूस कर सकें। इजाबेल बोलती है क्या हो अगर हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां जी डे कभी हो ही ना। इसके बाद वो केंटारो से पूछती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए क्यों चुना था, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम उनके काम को आगे बढ़ाओ। उधर कीको केट को सावधान करती है, कहती है कि अगर उसे थोड़ा सा भी डर लगे तो वो तुरंत वापस आ जाए। इसके बाद केट कुएं के अंदर उतरने लगती है। एक्सिस मंडी में ली एक सोए हुए मॉन्स्टर को देखता है। असल में वो उस मॉन्स्टर का घोंसला था। तभी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ली के पीछे पड़ जाते हैं। उधर केट कुएं के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ली उस बड़े मॉन्स्टर के घोंसले के सामने पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है ये घोंसला टाइटन एक्स का है, इसलिए बूढ़ा ली उसे बोलता है उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। ली अपनी कुल्हाड़ी से सामने का पत्थर तोड़ देता है और उसे अंदर ककून दिखाई देता है। फिर ली उस मॉन्स्टर के शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है जिससे सुजुकी को सिग्नल मिलने लगता है, लेकिन तभी टाइटन जागने लगता है। केट कुएं के अंदर पानी में गिर गई थी और उसे वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। वो कीको को आवाज देकर बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर केट बोलती है कि उसे नीचे औरतों की आवाजें सुनाई दे रही हैं जो टाइटन की आवाज को एम्पलीफाई करती है। उसे वहाँ एक टनल भी दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाने वाली थी। उधर बूढ़ा ली को समझाता है कि अब उसे कैप्सूल के अंदर बैठना पड़ेगा और ड्रैगन मॉन्स्टर के पीछे पीछे पोर्टल के
जरिए इस दुनिया में वापस आना होगा। धीरे धीरे दोनों का कनेक्शन टूटने लगता है, मतलब अब उनके अलग होने का समय आ गया था। केट सुरंग के रास्ते बाहर आ जाती है और कीको उसे देखकर राहत की सांस लेती है। केट बोलती है कि नीचे जाकर उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उसे लगता है कि इस गांव की औरतें कुएं के नीचे जाती थी ताकि टाइटन की आवाज सुन सकें। केट बोलती है कि उसे नहीं लगता कि टाइटन भटक गया है और ना ही वो डेंजरस है, उसे तो बस इंसानों की मदद चाहिए। उधर सुजुकी अपने डिवाइस में देखता है कि टाइटन एक्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था। सुजुकी भी ली के साथ जाना चाहता है, लेकिन ली मना करता है। वो कहता है ये मेरी अकेले की लड़ाई है। सुजुकी समझ जाता है कि ली उसे इसीलिए साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ली जानता है कि शायद वो खुद भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इधर मोनार्क को भी टाइटन का सिग्नल मिल जाता है। टिम डायरेक्टर को सिग्नल दिखाते हुए बोलता है, लो आपका मॉन्स्टर मिल गया। आखिर में ली नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, जो पूरी तरह रेगिस्तानी इलाका था। वो कुछ सामान लेकर सीधे टाइटन एक्स के सामने पहुंचता है। टाइटन का कटा हुआ टेंटाकल फिर से ग्रो होने लगता है और उसके साथ रहने वाले छोटे छोटे मॉन्स्टर्स मिट्टी खोदकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। उधर मोनार्क के डायरेक्टर को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कॉल आता है। वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की तरफ से उन पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टाइटन पैक्ट साइन हुआ था। फिर वो आदेश देता है जैसे भी हो उस टाइटन को मार गिराना होगा। इधर केट और कीको आखिरकार मोनार्क आउटपोस्ट पहुंच जाते हैं और डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं। डायरेक्टर दोनों को देखते ही उन्हें अरेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। तभी केट बताती है कि टाइटन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ली है। कीको बताती है कि ली गॉडजिला को टाइटन एक्स से लड़वाने की कोशिश कर रहा है। तभी डायरेक्टर देखता है कि टाइटन के ऊपर पक्षियों का झुंड मंडरा रहा था। वो पूछता है कि हमारे इक्विपमेंट पर टाइटन एक्स के अलावा कोई और टाइटन दिख रहा है। टिम जवाब देता है नहीं। फिर डायरेक्टर टिम से पूछता है क्या सच में ली गॉडजिला को बुला सकता है। टिम बोलता है गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है, अगर कुछ गलत हुआ तो वो जरूर आएगा। कीको बताती है कि गॉडजिला पहले बिकिनी अटोल आया था क्योंकि वहां बॉम्ब की वजह से रेडिएशन निकला था और अब ली के पास ऐसा डिवाइस है जो बिल्कुल वैसे ही एनर्जी सिमुलेट कर सकता है, मतलब उसके पास गॉडजिला को बुलाने का तरीका है। दूसरी तरफ ली अपनी तैयारी कर रहा था। मोनार्क नोटिस करती है कि टाइटन एक्स अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे गॉडजिला के अटैक से पहले देखा गया था। कीको बोलती है लेकिन अटैक के अलावा भी कोई और वजह हो सकती है। डायरेक्टर सबको बताता है कि 20 फाइटर जेट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं और वो सिर्फ 3 घंटे दूर हैं। ये सुनकर कीको घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये प्लान काम नहीं करेगा और वो ये सब तो पहले भी देख चुकी है। केट समझाती है कि ये टाइटन इतने सालों से सिर्फ अपने रास्ते को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन जब से एपेक्स ने इंटरफेयर किया है सेंटा सोलेडाड गांव में टाइटन को उसके रास्ते से भटका दिया गया। केट बोलती है कि उन्हें बस टाइटन को वापस उसके रास्ते पर लाना है। डायरेक्टर पूछता है तो तुम लोग उस टाइटन को बचाना चाहते हो? केट जवाब देती है उसे बस हमारे मदद की जरूरत है। तब आउटपोस्ट पर केंटारो पहुंच जाता है। मे उससे मिलती है और बताती है कीको और केट भी वहीं हैं और डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। फिर वो पूछती है थाईलैंड में क्या हुआ था। केंटारो सच बता देता है कि वो इजाबेल सिमंस के साथ था। सिमंस नाम सुनते ही मे समझ जाती है कि इजाबेल एपेक्स के फाउंडर की बेटी है। केंटारो उसे समझाता है कि वो गलत ना समझे, इजाबेल भी एपेक्स से उतनी ही नफरत करती है जितने वो लोग करते हैं। वो मे से बोलता है कि इस बारे में ज्यादा ना सोचे। उधर डायरेक्टर केट से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि टाइटन को हमारी मदद चाहिए, क्या वो तुमसे बात करता है? केट बोलता है मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। कीको भी केट का साथ देते हुए बोलती है केट को बहुत पहले से एहसास था कि टाइटन को मदद चाहिए, यहाँ तक कि तब भी जब मोनार्क को ये तक नहीं पता था कि टाइटन गायब है, लेकिन डायरेक्टर सिर्फ हमला करना चाहता था। केट उन्हें समझाती है कि उनके पास अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। टीम भी डायरेक्टर से कहता है कि उसे उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। डायरेक्टर कहता है लेकिन अगर सिचुएशन और खराब हो गई तो? खैर आखिरकार केट और कीको को मोनार्क का सपोर्ट मिल जाता है। आधे घंटे में दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे। तभी सामने केंटारो और मे आते हैं और टिम सबको तैयार हो जाने के लिए बोलता है। केट मे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। केंटारो अपने पापा के ऑफिस में जाता है। तभी उसे इजाबेल का कॉल आता है। उधर रेगिस्तान में ली सुजुकी का बनाया हुआ डिवाइस इंस्टॉल कर देता है। वो डिवाइस वही एनर्जी सिमुलेट कर सकता है जिससे गॉडजिला वहां आ जाए। केट केंटारो से बात करने आती है। वो फ्यूनरल में दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करती है, लेकिन केंटारो बोलता है कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इसके बाद सब लोग हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ में टिम को बताती है कि उसे ब्रेंडा से बात करनी है। उसे लगता है कि एपेक्स कुछ बड़ा करने वाला है। वो बताती है कि इजाबेल केंटारो से मिली थी और केंटारो भी जरूर कुछ छुपा रहा है। टिम उसे समझाता है
कि वो सब मॉन्स्टर बिजनेस में है, यहाँ छोटी गलती का मतलब भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फिर वो मे से बोलता है कि तुम जाकर पता लगाओ आखिर गड़बड़ है कहाँ। आखिर में हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है, उस रेगिस्तान में जहाँ टाइटन एक्स आराम कर रहा था। ली हेलीकॉप्टर को आते हुए देख लेता है। टाइटन के ऊपर उड़ रहे सारे पक्षी हेलीकॉप्टर से टकराने लगते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश हो जाता है। टीम हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करता है। पायलट बताता है कि लैंडिंग तो हो गई है, लेकिन उन्हें तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत है। दूसरी तरफ साउथ पैसिफिक में गॉडजिला की नींद खुल जाती है। ली देखता है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। वो सबको देखकर पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। कीको उससे पूछती है पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उधर मे ब्रेंडा से मिलने पहुंचती है। मे उससे बोलती है कि उसने उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और उसमें ब्रेंडा ने कहा था कि वो एपेक्स के खिलाफ चली गई थी। फिर वो पूछती है कि आखिर ब्रेंडा ने झूठ क्यों बोला। ब्रेंडा खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि वो पागल हो गई थी और सेंटा सोलेडाद गांव में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है। तभी मे पूछती है कि वाल्टर सिमंस की बेटी को केंटारो से क्या चाहिए। ये सुनकर ब्रेंडा चौंक जाती है। उधर सभी लोग टाइटन एक्स को देखकर हैरान थे कि वो इतना शांत कैसे है। ली सबको बताता है कि गॉडजिला के आने से पहले उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कीको ली को बता देती है कि यूएसए मिलिट्री भी आने वाली है टाइटन को खत्म करने के लिए। ली बोलता है कि अगर गॉडजिला वहां आ गया तो कोई भी मिलिट्री उसके सामने टिक नहीं पाएगी। कीको बोलती है गॉडजिला के आने से पहले वो और केट कोशिश करना चाहते हैं ताकि टाइटन एक्स को उसके माइग्रेटरी रूट पर वापस भेजा जा सके। ली ताना मारते हुए बोलता है तुम फिर से इन्हें बचाने में लगी हो, ये 1950 नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। जी-डे के बाद इंसानों में टाइटन्स के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची। केट बोलती है मैं वही थी, मैंने अपने लोगों को खोया है, लेकिन फिर भी मैं मदद करना चाहती हूँ। ली उन सबको वहां से चले जाने को बोलता है, लेकिन केंटारो केट का साथ देता है। वो कहता है उन्हें कोशिश करनी चाहिए। उधर ब्रेंडा बताती है कि इजाबेल को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो मे की बेइज्जती करने लगती है और बोलती है कि उसने मे पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और उसी की कीमत उसे चुकानी पड़ी। इसके बाद ब्रेंडा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ केट टाइटन एक्स के करीब चली जाती है। केंटारो भी अपनी बहन के साथ था। जैसे ही टाइटन अपनी आंखें खोलता है वो हमला करने ही वाला था, लेकिन केट पीछे नहीं हटती। उधर की को ली को फिर से समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें टाइटन्स को समझना होगा, तभी इंसानियत को बचाया जा सकता है। इसके बाद दोनों के बीच में बहस होने लगती है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन सच तो यह है कि टाइटन्स को कोई भी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। उधर केट जैसे ही टाइटन एक्स के और करीब जाती है, टाइटन एक्स उसे अपना अंडा दिखाता है। केट समझ जाती है कि टाइटन यहाँ अपना घोंसला बनाने आया है। केंटारो चुपके से इजाबेल को कॉल करता है। इजाबेल बताती है कि वो अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच रही है। केंटारो से ये भी बता देता है कि टाइटन के पास एक अंडा है। केट खुश होकर अपने भाई को बताती है कि छोटे मॉन्स्टर्स यानी स्कैरेब्स मिलकर टाइटन के लिए घोंसला बना रहे हैं और टाइटन एक्स एक मदर है, इसीलिए अभी वो यहाँ से नहीं जा सकती। तभी उन्हें दूर से गॉडजिला के आने की आहट सुनाई देती है। केट घबरा जाती है। मोनार्क को भी गॉडजिला के आने का पता चल जाता है। डायरेक्टर तुरंत मिलिट्री वालों से बोलता है मिसाइल्स को अभी रोक कर रखो। गॉडजिला की दहाड़ सुनकर टाइटन एक्स अपने अंडे को छोड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे को देखकर जोर से दहाड़ते हैं। केट और केंटारो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। उसी समय जेसन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है टाइटन का अंडा चुराने के लिए। केट अपने भाई पर गुस्सा हो जाती है कि वो एपेक्स के साथ काम कर रहा था और उसने उसे धोखा दिया, लेकिन केंटारो बोलता है वो जो कर रहा है वो सही है। इतना कहकर वो एपेक्स की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इधर दोनों टाइटन्स के बीच में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एपेक्स टाइटन के अंडे को एयरलिफ्ट करके वहां से ले जाती है। टाइटन एक्स ये देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से टाइटन एक्स पर हमला करता है, लेकिन टाइटन एक्स तो सिर्फ अपने अंडे के पीछे जाना चाहता था और गॉडजिला टाइटन एक्स के पीछे। अब उन दोनों टाइटन्स का पीछा मोनार्क भी कर रही होती है। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि टाइटन अपना अंडा लिए बिना रुकने वाला नहीं था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एपेक्स पीछे हट चुकी है। फिर ऐसा कौन है जिसके पास टाइटन का अंडा छीनने की इतनी ताकत है, और सबसे बड़ी बात उन्हें इन सब के बारे में पता कैसे चला। टीम बताता है कि केट और केंटारो जेसन के साथ चले गए हैं। ये सुनकर ली पूछता है क्या वो अपने मर्जी से गए हैं या उन्हें किडनैप किया गया है। समंदर के बीच टाइटन एक बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है और
और गॉडजिला पर जोर जोर से चिल्लाता है। जवाब में गॉडजिला भी उस पर दहाड़ता है। ये देखकर ली बोलता है अब आएगा मजा। कीको बोलती है कि गॉडजिला बस टाइटन को अपनी दुनिया में रखना चाहता है, शायद इसीलिए उसने टाइटन को मारा नहीं, वरना गॉडजिला किसी से डरता नहीं है और आराम से उसे खत्म कर सकता था। लेकिन तभी गॉडजिला मुड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद ली एक प्लान बनाता है। वो कहता है किसी भी हालत में कैट और केंटारो को वापस लाना होगा और टाइटन एक्स को उसके घर भेजना होगा। इस बार कीको भी ली के फैसले के साथ खड़ी हो जाती है और बाकी लोग भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ इजाबेल की टीम स्कल आइलैंड पहुंच जाती है। केट उसे पूछती है आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं और तुम उस अंडे के साथ क्या करने वाली हो। फिर वो अपने भाई केंटारो से पूछती है उस लड़की ने तुमसे आखिर क्या कहा है। केट बहुत गुस्से में थी। जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर वो अपने भाई पर चिल्लाकर बोलती है तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। उधर मोनार्क, ली और बाकी लोग भी स्कल आइलैंड पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि टाइटन एक्स यहीं कहीं है और अगर कॉन्ग को पता चल गया कि इस इलाके में कोई दूसरा टाइटन मौजूद है तो वो जरूर वापस आएगा। टीम अपने लोगों को साफ बता देता है कि उनका मकसद सिर्फ टाइटन एक्स को एक्सिस मंडी वापस भेजना है। तभी कीको ली को बिल के बनाए हुए माइग्रेटरी रूट्स दिखाती है। उन्हें देखकर पता चलता है कि सारे रास्ते स्कल आइलैंड पर जाकर खत्म होते हैं। इसका मतलब यहाँ कहीं न कहीं एक नेचुरल पोर्टल मौजूद है। कीको अपने जर्नल में 21 अक्टूबर 1958 की तारीख देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। उस दिन कीको और बिल बहुत एक्साइटेड होकर पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं। दोनों रजिस्टर ऑफिस जाते हैं ताकि शादी कर सकें। इमोशनल होकर कीको बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो दुनिया को मेरी तरह देखता हो। आई डू बोलने के बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इजाबेल, केट और केंटारो को एक पुराने मोनार्क बेस में लेकर आती है। वहाँ इजाबेल ही सबकी हेड बनी हुई थी और पूरा मिशन संभाल रही थी। तभी उन्हें बताया जाता है कि टाइटन एक्स सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। केंटारो अपनी बहन से बोलता है घबराओ मत, हम टाइटन को मारने वाले नहीं हैं, हम बस पोर्टल खोलना चाहते हैं। लेकिन केट बोलती है ये बहुत रिस्की है, हमें नहीं पता पोर्टल खुलते ही क्या बाहर आ जाएगा। तभी इजाबेल बोलती है कि तुम्हारे दादाजी ने दुनिया भर के पोर्टल्स खोजे थे और उनके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल यही है जो पूरे टाइटन नेटवर्क का मुख्य रास्ता है, इसीलिए इस पोर्टल को खोजना बहुत जरूरी है। केट उन्हें चेतावनी देती है ये स्पेस में जाने जैसा नहीं है, अगर कोई इस दुनिया से वापस लौटता है तो उसके लिए यहाँ का समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन इजाबेल बोलती है वही तो उनका फायदा है। वो समझाती है कि मान लो किसी इंसान को टर्मिनल इलनेस है, मतलब लाइलाज बीमारी, अगर उसे कुछ हफ्तों के लिए एक्सिस मंडी भेज दिया जाए तो जब वो वापस आएगा तब तक फ्यूचर में उसकी बीमारी का इलाज खोजा जा चुका होगा। ये सुनकर केट पूछती है तो तुम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती हो। फिर वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है मुझे पता है तुम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन यकीन मानो मैंने भी यही सोचकर उस दिन बटन दबाया था और आज तक पछता रही हूँ। लेकिन अब केंटारो किसी की सुनने वाला नहीं था। यहाँ जंगल में कीको ली से पूछ रही होती है कि आखिर उसने टाइटन एक्स पर ट्रैकिंग डिवाइस कैसे लगाया। ली ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, वो बस इतना बोलता है कि ये बहुत अजीब घटना है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी टीम एक टहनी से टकरा जाता है, लेकिन असल में वो एक टहनी नहीं कुछ और ही थी जो अचानक उनके सोल्जर्स पर हमला कर देती है। तभी एक और सोल्जर को कोई ऊपर खींच लेता है। जब सब लोग तेजी से गोलियां चलाने लगते हैं, असल में वो एक बहुत अजीब मॉन्स्टर था जो पेड़ों के बीच इतना घुल मिल गया था कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो सभी पर हमला करने लगता है। आखिर में वो मे को भी पकड़ लेता है। टीम उसे बचाने की कोशिश करता है और आखिर में उसे खींचकर उसकी जान बचा लेता है। भागते भागते ली और कीको अपनी टीम से अलग हो गए थे। दोनों अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कांटेक्ट नहीं हो पाया तो दोनों पोर्टल ढूंढने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ केट बार बार अपने भाई को समझा ही रही होती है कि डैड ये सब देखकर खुश नहीं होते। ये सुनकर इजाबेल बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा पागलपन है और मुझे भी नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। इसीलिए वो केंटारो से बोलती है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मोनार्क यहीं कहीं पास में है। लेकिन केंटारो अपनी बहन से बोलता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इसके बाद लोग जबरदस्ती केट को वहां से ले जाते हैं। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है कि टाइटन एक्स सिर्फ 12 मिनट दूर है और कॉन्ग उसी दिशा में आ रहा है। इजाबेल तुरंत बोलती है तो फिर कॉन्ग का ध्यान कुछ समय के लिए भटकाओ। इसके लिए वो स्कल क्रॉलर जैसी आवाज निकालते हैं जिससे कॉन्ग का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। उसकी दहाड़ने की आवाज मोनार्क भी सुन लेता है। एक सोल्जर बोलता है हमें किनारे पर जाकर यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन टिम बोलता है केट, केंटारो, कीको और ली को लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तब सोल्जर बोलता है अगर वो जिंदा हुए तब तो। ये सुनकर टिम भड़क जाता और बोलता है कीको और ली जिंदा हैं और वो अपने मिशन पर काम कर रहे हैं और हमें भी वही करना चाहिए। इसके बाद इजाबेल केंटारो को पहाड़ पर बनी एक बालकनी में लेकर आती है। वो उसे बताती है कि वो अपना मिशन यही लॉन्च करने वाले हैं। फिर वो समझाने
बताने लगती है, तुम्हारी बहन ने जो कहा वो सही है। मेरे पास मेरे पापा जितनी पावर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस हैं और कुछ स्मार्ट लोग भी, और अब तुम भी हमारे साथ हो। केंटारो सोचता है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा? तब इजाबेल बोलती है, तुम्हें पता है नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को क्यों चुना था? नासा में तो सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही इंसान है, क्योंकि जो भी चांद पर पहला कदम रखता उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। फिर वो कहती है, तुम कीको और बिल के बेटे हो, इसलिए तुम हमारे लिए सही इंसान हो। तभी इजाबेल अपना असली मकसद बताती है। वो कहती है, जब तक कॉन्ग यहाँ खुला घूम रहा है तब तक हम अपना काम आसानी से कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें टाइटन एक्स के हाथों कॉन्ग को मरवाना पड़ेगा। ये सुनकर केंटारो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये गलत है, लेकिन तभी टाइटन एक्स वहाँ पहुंच जाता है अपना अंडा लेने के लिए। केट को मोनार्क के पास भेजने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। इजाबेल के इशारे पर टाइटन एक्स के आसपास एक बेहोशी वाला गैस स्प्रे किया जाता है, जिससे टाइटन एक्स कुछ सेकंड में ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर इजाबेल बहुत खुश होती है, लेकिन केंटारो खुश नहीं था। वो सोचने लगता है कि क्या इजाबेल के साथ रहने का उसका फैसला सही था। उधर ली और कीको कुछ लोगों को देखते हैं जो इजाबेल के लिए ही काम कर रहे थे। ये देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि ये तो मोनार्क नहीं है, और शायद केट और केंटारो भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लोग पोर्टल ढूंढ रहे हैं। कीको सोचने लगती है, आखिर बिल इस जगह को लेकर इतना पागल क्यों था कि उसने हिरोशी को भी छोड़ दिया? मेरे जाने के बाद आखिर क्या बदल गया था? तब ली हैरानी से बोलता है, तुम्हें खोने के बाद सब कुछ बदल गया था। कहानी 1959 के कजाकिस्तान में चली जाती है। वहाँ ली और बिल कीको को खो चुके थे। अब उनके पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी बिल कीको को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी कई थ्योरीज बताने लगता है, लेकिन ली उसे चुप रहने को बोलता है। वो बोलता है, जो सच है हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। टाइटन एक्स के बेहोश होने के बाद उसका अंडा दोबारा वहाँ से ले जाया जाता है। इजाबेल केंटारो को उस बड़े क्रिएचर के सामने लेकर आती है। केंटारो बोलता है कि टाइटन एक्स कॉन्ग से लड़ना नहीं चाहता था, वो तो बस अपने अंडे के लिए लड़ रहा था। तब इजाबेल बोलती है, ब्रेंडा का मिशन फेल हो गया, लेकिन इससे हमें पता चला कि हम टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उनके वायलेंस को कम नहीं करेंगे, बल्कि उसे हद से ज्यादा बढ़ा देंगे। फिर वो केंटारो से बोलती है, इन टाइटन्स के लिए हमदर्दी मत दिखाओ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे डैड को मारा था। तभी इजाबेल को पता चलता है कि केट हेलीकॉप्टर से भाग गई है। गार्ड से बचने के लिए केट एक प्लांट रूम में चली जाती है और वहीं की मशीनें चालू कर देती है। उधर इजाबेल की एक टीम आकर टाइटन के शरीर पर लगा ट्रैकिंग डिवाइस अलग कर देती है। इस वजह से मे देखती है कि ट्रैकिंग डिवाइस बंद हो गया। तभी टीम के रेडियो पर आवाज आती है। ये केट होती है जो बताती है कि इजाबेल ने यहाँ अपना पूरा बेस बना रखा है और टाइटन एक्स भी उसी के पास है। वो ये भी बताती है कि ये जगह पहले मोनार्क की हुआ करती थी। इधर ली और कीको नक्शा फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कंकालों का ढेर लगा हुआ था। ली को वहां पर बुलेट शेल्स मिलते हैं और उसे लगता है कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। असल में वहाँ क्या हुआ था ये हम पहले ही कॉन्ग स्कल आइलैंड में देख चुके हैं। कीको को वहाँ मिट्टी में दबा हुआ एक कैमरा मिलता है। वो तुरंत समझ जाती है ये बिल का था। वो सोचने लगती है कि शायद बिल इसी जगह मरा होगा। ये सोचकर वो टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद कहानी 1968 के पेंसिल्वेनिया में चली जाती है। वहाँ बिल पोर्टल्स के बारे में लेक्चर दे रहा था। तभी उसे मिलने के लिए डॉक्टर सुजुकी आता है, लेकिन इस वक्त वो बिल से बहुत गुस्से में था। बिल की वजह से कीको और ली इस दुनिया में नहीं थे। बिल टाइटन्स को ढूंढने में इतना पागल हो चुका था कि वो असली दुनिया और अपने बेटे तक को भूल गया था। गुस्से में बिल सुजुकी के हाथ से उसका मशीन छीन लेता है। प्रेजेंट में कीको बिल के मैप को फॉलो करते हुए थक चुकी थी, क्योंकि उसे कहीं भी पोर्टल नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वो एक पहाड़ी के पास पहुंचती है और सोचती है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है। तभी ली को पानी में सुजुकी वाला डिवाइस दिखाई देता है। कीको तुरंत समझ जाती है ये सुजुकी का बनाया हुआ है। फिर उन्हें सामने वैसे ही बहुत सारे डिवाइस दिखाई देते हैं। असल में ये सभी प्रोब्स थे। बिल ने उन्हें दुनिया के अलग अलग पोर्टल से एक्सेस मंडी में भेजा था और वो सारे प्रोब्स इसी जगह से बाहर निकले थे। इसका मतलब बिल हमेशा से सही था। सारे पोर्टल इस पोर्टल से कनेक्ट होते हैं। एक प्रोब के अंदर कीको के लिए लिखा हुआ एक लेटर था। उसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बिल पूरी दुनिया में पोर्टल सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वो कीको को दोबारा ढूंढ सके, और जिस पोर्टल को वो खोज रहे थे वो वही पानी के नीचे ही था जो गामा रेस की वजह से चमक रहा था। उधर इजाबेल को बताया जाता है कि टाइटन पर दवाई का असर खत्म होने वाला है, और इतने में टाइटन एक्स होश में आ जाता है। वो लोग अपना इम्प्लांट तैयार करते हैं जो उन्हें टाइटन को बेहोशी के दौरान लगाया गया था। जैसे ही उसे एक्टिवेट किया जाता है टाइटन तड़पने लगता है। उसी समय कॉन्ग टाइटन एक्स की आवाज सुनकर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। दूसरी तरफ केट आखिरकार टाइटन के अंडे को ढूंढ लेती है। केंटारो अपनी बहन से आकर बोलता है तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। केट बोलती है हमें कुछ करना होगा, हम उसका अंडा उसे वापस दे सकते हैं। केंटारो
केंटारो पूछता है फिर क्या वो टाइटन अंडा लेकर वापस चला जाएगा? केट जवाब देती है अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं किया होता तो यही होता। वो चला जाता, लेकिन केंटारो कुछ और ही सोच रहा था। वो टाइटन्स की परवाह किए बिना एक्सिस मंडी का इस्तेमाल करके अपने मरे हुए डैड को वापस लाना चाहता था। ली टीम को रेडियो करके बताने की कोशिश करता है कि उन्हें पोर्टल मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सच जानने के बाद कीको अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कहती है कि बिल हिरोशी को छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो तो पूरी फैमिली को फिर से एक करना चाहता था। ली उसे बोलता है पोर्टल तो मिल गया, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि टाइटन एक्स को यहाँ तक लाए कैसे। तभी वहाँ अचानक हलचल होने लगती है। कुछ अजीब क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक पुराने हेलीकॉप्टर के अंदर छिप जाते हैं। वो क्रिएचर्स उन्हें देखते हुए वहां से चले जाते हैं। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि उन क्रिएचर्स ने उन पर हमला क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और चीज से डरकर भाग रहे हों। दूसरी तरफ केंटारो गार्ड्स को बता देता है कि केट मिल गई। केट उससे पूछती है इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में सोचते हो कि डैड को वापस लाया जा सकता है? क्या इजाबेल ने तुमसे ये सब वादा किया? क्या वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? ये सुनकर केंटारो गुस्से में अपनी बहन पर चिल्लाता है और बोलता है लगता है तुम अपने डैड को बचाना ही नहीं चाहती। तभी गार्ड्स केट को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। केट बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि डैड हमारे साथ रहें, लेकिन हम पास्ट को बदल नहीं सकते। इसके बाद गार्ड्स केट को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उधर ली और कीको एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिससे स्कल क्रॉलर जैसी आवाज निकल रही थी। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि इसी वजह से कॉन्ग इतना ज्यादा वायलेंट हो गया है। ली सोचता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर का पीछा करे तो शायद टाइटन एक्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ टिम और मे को सामने से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। तब मे कहती है मेरे पास एक प्लान है। असल में वो सभी लोग इजाबेल के आदमी थे। मे उनसे मदद मांगने का बहाना करती है और तभी मोनार्क उन सभी को पकड़ लेती है। इसके बाद टिम उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में ली कीको से पूछता है कि क्या उसकी और केट की कोई बात हुई थी पहले। तब कीको बताती है कि केट टाइटन एक्स से कनेक्ट कर पाती है। वो समझाती है कि टाइटन पानी के जरिए वोकल वेव्स भेजती है और केट उन्हें महसूस कर सकती है, सुन सकती है। कीको ने सुजुकी के डिवाइस का इस्तेमाल करके उन वेव्स को रिकॉर्ड भी किया है। वो आगे कहती है कि वो रिकॉर्डिंग्स कमाल की हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे टाइटन्स की अपनी भाषा हो जिससे वो आपस में बात करते हैं। ये सब बताने के बाद कीको ली से पूछती है अब तुम बताओ तुमने टाइटन पर ट्रैकर कैसे लगाया। तब जाकर ली सच बता देता है। वो कहता है कि उसने 1962 वाले अपने ही वर्जन से कांटेक्ट किया था जब वो एक्सिस मंडी में फंसा हुआ था। ये सुनकर कीको समझ जाती है कि वो दोनों एक ही समय में उस दुनिया में फंसे हुए थे। तब वो ली से पूछती है कि अगर तुम ये सब जानते थे तो तुम मेरे लिए वापस क्यों नहीं आए। ली जवाब देता है मैं बस चाहता था कि चीजें उसी तरह से हों जैसे अभी तक होती आई हैं। तब कीको गुस्से में बोलती है मेरे समय का क्या, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे फैसले, ये सब तय करने का हक तुम्हें किसने दिया। ली उससे पूछता है अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, लेकिन कीको लगातार उस पर दोष देते रहती है। वो कहती है तुम्हें मेरी जिंदगी छीनने का कोई अधिकार नहीं था। मैं अपने बेटे के साथ रह सकती थी और शायद आज वो जिंदा होता। ली धीरे से बोलता है जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता। उधर टाइटन इम्प्लांट की वजह से बुरी तरह तड़प पड़ा था। इजाबेल को पहले से पता था कि ऐसा होगा क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। तभी केंटारो वहां आता है, बोलता है पहले टाइटन के पास अंडा नहीं था, इस बार है। फिर वो इजाबेल से पूछता है क्या ये सब करना सच में जरूरी है। उसी समय कॉन्ग वहां आने लगता है। दूसरी तरफ केट वेंट के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रू खोलते समय उसकी उंगली कट जाती है। तभी टीम की गाड़ी के सामने अचानक ली और कीको आ जाते हैं। ली गाड़ी देखकर पूछता है तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली। तब वो बताते हैं कि जो लोग इजाबेल के लिए काम करते हैं हमने उन्हीं से ये गाड़ी चुराई है। टीम बताता है कि उन लोगों के पास टाइटन है। ये सुनकर ली बोलता है हम लोगों ने पोर्टल ढूंढ लिया, फिलहाल वो इनएक्टिव लग रहा है, लेकिन अगर टाइटन उसके सामने जाएगा तो शायद पोर्टल खुल जाए। लेकिन सवाल यह है कि टाइटन को पोर्टल तक कैसे लाया जाए। तब कीको बताती है कि उसके पास टाइटन की रिकॉर्ड की हुई एक आवाज है। वो रिकॉर्डिंग ली को देती है और ली वहां से चला जाता है। वहीं बाकी सब लोग इजाबेल की फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। उधर केट आखिरकार वेंट के अंदर घुसने में कामयाब होती है। वहां से वो एक टनल में पहुंचती है और टनल के रास्ते बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वहीं पास में टाइटन एक्स भी था जो काफी गुस्से में था। तभी टनल का ढक्कन भी बंद हो जाता है और केट मॉन्स्टर के सामने फंस जाती है। उसी समय कॉन्ग वहां लड़ाई के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें कहीं जाकर छिपना होगा, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि केट वहीं फंसी हुई है और उसे बचाना जरूरी है। कीको केट को बचाने के लिए निकल जाती है और बाकी लोग बेस की तरफ भागते हैं। इधर दोनों मॉन्स्टर्स लड़ाई शुरू होने से पहले एक दूसरे को देखकर
उठाकर जोर से दहाड़ते हैं और फिर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। केट अपनी जान बचाकर भाग रही थी, वहीं कॉन्ग लगातार टाइटन एक्स पर मुक्के बरसाए जा रहा था। भागते भागते केट टेंटेकल्स की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ इजाबेल सोचती है कि जब तक कॉन्ग जिंदा है वो लोग अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, और उसे पूरा यकीन था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए टाइटन एक्स अपनी पूरी जान लगा देगा। इजाबेल के कहने पर इम्प्लांट का असर 5% और बढ़ा दिया जाता है, मतलब अब टाइटन और ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। उधर टिम और बाकी लोग जैसे ही फैसिलिटी के अंदर घुसते हैं, इजाबेल के लोगों को अलर्ट मिल जाता है। इजाबेल घबरा जाती और बोलती है, अगर मोनार्क ने हमें पकड़ लिया तो लोग सोचेंगे कि मैं एपेक्स के लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है। केंटारो बोलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। फिर वो इम्प्लांट की पावर एकदम फुल कर देता है, जिससे टाइटन एक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉन्ग से लड़ने लगता है। टिम एक आदमी को उठाकर जोर से पटक देता है। ये देखकर मे भी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो सभी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और टिम अपने सोल्जर से बोलता है, जाकर केंटारो को ढूंढो। उधर कीको केट को बचाने पहुंच जाती है। जैसे ही टिम और मे अंदर जाते हैं, इजाबेल और केंटारो वहां से भाग निकलते हैं। जाते जाते वो मोनार्क के सोल्जर को भी घायल कर देते हैं। मे इम्प्लांट को इनएक्टिव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आखिर में वो कहती है, हमें इम्प्लांट को बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ कीको लड़ते हुए दोनों टाइटन्स के बीच से होकर केट को बचाने जाती है, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। आखिरकार वो केट तक पहुंच जाती है और उसे लेकर गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन जैसी वो गाड़ी के पास पहुंचती है, कॉन्ग अपने पैर गाड़ी के ऊपर रख देता है। अब उन्हें वहां से भागना पड़ता है। कॉन्ग और टाइटन एक्स की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कीको और केट फैसिलिटी की तरफ भागते हैं और अंदर घुस जाते हैं, और वहीं सामने अंडा रखा हुआ था। टाइटन एक्स अंडा देख लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसी वजह से इम्प्लांट क्रैश हो जाता है। इसके बाद टाइटन एक्स अपना टेंटाकल बढ़ाकर अंडे को वापस लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। फिर वो शांत हो जाता है। वो कॉन्ग को दिखाता है कि वो सिर्फ यहाँ अपने अंडे के वजह से आया था। ये देखकर कॉन्ग भी पीछे हट जाता है और उसे वहां से जाने का रास्ता दे देता है। टाइटन एक्स को जाते देखकर मे कहती है, एक माँ का दिल किसी भी कोड से ज्यादा ताकतवर होता है। केट खुश होकर बोलती है, अब वो अपने घर वापस जा पाएगा। लेकिन तभी कीको देखती है कि टाइटन एक्स गलत रास्ते पर जा रहा था। पोर्टल तो दूसरी दिशा में था। अब उन्हें कुछ जल्दी करना था। तभी वहां ली हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन केट पीछे रह जाती है क्योंकि वो केंटारो के बिना नहीं जाना चाहती थी। वो उसे फिर से मनाने पहुंचती है और समझाती है, अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, वो वापस नहीं आने वाले। इजाबेल बस तुम्हारे दिमाग में आइडियाज भर रही है। लेकिन केंटारो बोलता है, जब हमें लगा था कि डैड गायब हो गए थे, तब असल में वो एक्सिस मंडी में थे। गॉडजिला के हमले के बाद भी उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। शायद अभी भी उनका कोई वर्जन एक्सिस मंडी में हो, हम उन्हें बचा सकते हैं। केट हैरान होकर बोलती है, ये पॉसिबल नहीं है। केंटारो जवाब देता है, तुम्हें बचाना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हमने किया। इसके बाद वो वापस इजाबेल के साथ चला जाता है। केट वापस आकर सबको बताती है कि केंटारो लौटना नहीं चाहता। ये सुनते ही ली तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ा कर निकल जाता है। इसके बाद सभी लोग टाइटन एक्स के पीछे जाते हैं, जो पोर्टल वाले रास्ते से भटक चुका था। फिर वो लोग रिकॉर्डिंग चलाते हैं। स्पीकर से आवाज सुनते ही टाइटन एक्स हेलीकॉप्टर के पीछे आने लगता है, लेकिन वॉल्यूम पूरी तरह बढ़ाने की वजह से उनकी मशीन खराब हो जाती है और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तब केट बोलती है, मुझे उसके करीब ले चलो। केट धीरे धीरे टाइटन के सामने जाने लगती है। कीको से भरोसा दिलाती है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम आगे बढ़ो। केट बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाती है। टाइटन एक्स केट को देखते ही पिछली बार की तरह चमकने लगता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब इसी तरह वो टाइटन एक्स को पोर्टल की तरफ ले जाना चाहते थे। सब खुश थे कि उनका प्लान काम कर रहा था। आखिरकार हेलीकॉप्टर पोर्टल के सामने लैंड करता है। टाइटन एक्स भी वहां पहुंच जाता है। वही एक ऐसा टाइटन था जो उस सोए हुए पोर्टल को एक्टिवेट कर सकता था, और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही टाइटन अपना टेंटाकल आगे बढ़ाता है, पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। केट धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपना हाथ सामने करती है। टाइटन भी अपना टेंटाकल आगे करता है और केट को उसे छूने देता है। ये देखकर केट को यकीन नहीं होता। टाइटन समझ चुका था कि वो सभी लोग उसकी मदद करने आए थे। इसके बाद बिना वक्त गवाए टाइटन पोर्टल के अंदर चला जाता है। यकीन न करने वाले दृश्य को देखकर केट खुशी से कीको को गले लगा लेती है, लेकिन तभी पोर्टल के अंदर से कुछ और बाहर आता दिखाई देता है। ली आगे बढ़ता है और खुद को ही देखता है। कीको भी जवान ली को देखकर खुश होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो कह क्या रहा है। तब ली बोलता है, मैं गुड बाय कह रहा था। ये सुनकर कीको एकदम इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद पोर्टल से निकलने वाली गामा रेज भी गायब हो जाती है। इसके बाद कहानी 6 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है। कीको और केट मेमोरियल में जाते हैं, जहाँ हिरोशी और उन लोगों का मेमोरियल बना हुआ था जिन्होंने मोनार्क के लिए अपनी जान दे दी। डायरेक्टर कीको को बताता है कि पहला मेमोरियल कीको का ही है, क्योंकि सबको लगा था कि वो भी
मर चुकी है। वो बोलता है मैंने सोचा था इसे हटवा दूं, लेकिन लोग बहुत सवाल पूछते हैं और अगर दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो सब एक्सिस मंडी जाने के लिए पागल हो जाएंगे। यहाँ ये भी पता चलता है कि ली कई दिनों से गायब है। केट अपने भाई के प्लान के बारे में बताती है। वो कहती है कि हिरोशी को जिंदा वापस लाना चाहता है। इसके बाद डायरेक्टर उन सभी को ऑफिस में लेकर आते हैं जहाँ टिम और मे आपस में नोकझोंक करते हुए ऑफिस को सेट कर रहे थे। वो दोनों बताते हैं कि आज से हम मोनार्क 2.0 की शुरुआत करेंगे। डायरेक्टर कीको और केट को उनका एक्सेस कार्ड देते हैं और कहते हैं आज से यहाँ सब तुम संभालोगे। कीको खुश होती है। दूसरी तरफ ली थाईलैंड पहुंच जाता है और वहाँ एक गैंगस्टर ए वुड से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है और एक कागज दिखाकर पूछता है इसके बारे में बताओ। गैंगस्टर बताता है कि कल रात 2 लोग यहाँ पर आए थे, एक जापानीज लड़का और एक अमेरिकन लड़की। शायद तुम उन्हीं को ढूंढ रहे हो। वो आगे कहता है वो दोनों सोचते हैं कि उनके पास एक ऐसी चाबी है जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। गैंगस्टर पूछता है क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? ली जवाब देता है चलो साथ में पता लगाते हैं। इसके बाद ली, गैंगस्टर ए वुड और उसके लोग एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन एक मोड़ आने के बाद गैंगस्टर के आदमी आगे जाने से मना कर देते हैं। गैंगस्टर घबराते हुए अपना हाथ दिखाता है जिस पर जले हुए का निशान था। इसके बाद ली अकेले ही जंगल की गहराई में चला जाता है और वहां पहुंचकर वो एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए एक टाइटन को देखता है जिसका नाम था रोडान, जिसे हमने पहले ही किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देख रखा है। खैर, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 तो यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।